Hello students, in today's class we are going to discuss about percentage yield. Percentage yield क्या होता है इसके बारे में समझना है और फिर उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है. ठीक है. परसेंटेज यील्ड समझ में आने के लिए जो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस है मूल कॉन्सेप्ट का वो उसको एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जाके ये समझ में आएगा. आप परसेंटेज यील्ड जो चीज़ है इसको कैसे समझेंगे आप? मतलब परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हुआ केमिस्ट्री में, एंड एकदम क्लियर कट वे में कैसे समझेंगे इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं. ठीक है. उस एग्ज़ाम्पल के हेल्प से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. ठीक है. जैसे एक सिंपल सा चीज़ है, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे कि CH4 and plus O2, this gives CO2 and plus H2. ये कंबशन ऑफ मीथेन है, मीथेन गैस का कंबशन है. इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, तो आप बैलेंस कर दो. 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन. So this is basically combustion of, this reaction is basically combustion of what? Methane. ये रिएक्शन कंबशन ऑफ मीथेन को बता रहा है बहुत क्लियर वे में. अगर स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो देखें हम तो पता चलेगा कि इसका 1 मोल लगेगा तो इसका कितना मोल लगेगा? 2 मोल लगेगा. और इसका कितना मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा. और इसका कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा. और अगर मास के टर्म में बात करें हम तो CH4 के 1 मोल में 16 ग्राम और इसके 2 मोल में 64 ग्राम और इसके 1 मोल में 44 ग्राम. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो CH4 है इसका 16 ग्राम कंबसन करके 44 ग्राम CO2 गैस रिलीज करता है. ये CO2 गैस है, बेसिकली ये निकल जाता है ऐसे. तो यहाँ बोल सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 burns to give 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16 ग्राम जो CH4 गैस है वो बर्न करके 44 ग्राम CO2 दिया? ओके. ये जो बात हम बोल रहे हैं क्या इसके लिए हमने किसी एक्सपेरिमेंट को किया है? नहीं. ये थ्योरेटिकली हमने इक्वेशन को लिखा और थ्योरेटिकली हमने इस बात को बताया कि थ्योरी कह रहा है कि 16 ग्राम CH4 अगर आपको चाहिए कंप्लीटली बर्न कराना है इसको, तो ऐसे परिस्थिति में ये बर्न करके 16 ग्राम CH4 का 44 ग्राम आपको CO2 गैस देगा. ये मतलब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है. मीन्स ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है? नहीं, ये थ्योरी है. मतलब रिएक्शन को हमने बोर्ड पर लिख दिया और थ्योरेटिकली इसको हमने बैलेंस कर दिया और फिर थ्योरेटिकली स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो लिख दिया और लिखने के बाद फिर हमने देखा कि इसका 1 मोल अगर जल रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है. मतलब 16 ग्राम CH4 बर्न करेगा तो 44 ग्राम CO2 बनेगा. मतलब above statement is theoretical और experimental. theoretical, above statement is theoretical, मतलब theoretically for every 16 gram of CH4 burnt we get 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस. थ्योरी ये कह रहा है कि जब जब 16 ग्राम CH4 जलेगा तब तब 44 ग्राम CO2 रिलीज होगा. ये थ्योरी कह रहा है. लेकिन मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको पता है कि गैसेस का जो कंबशन होता है
जनरली वो यूडोमेट्रिक ट्यूब में किया जाता है, और इसके बारे में यूडोमेट्रिक ट्यूब के बारे में एक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो यूडोमेट्रिक ट्यूब में मान लीजिए आपने 16 ग्राम CH4 लिया और 16 ग्राम CH4 रखने के बाद उसमें ऑक्सीजन रखा और इग्नाइटर से इग्नाइट करा के ब्लास्ट करा दिया, मतलब CH4 को एक तरह से आपने बर्न करा दिया। ये तो थ्योरेटिकल बात है कि 16 ग्राम CH4 जलेगा तो 44 ग्राम CO2 बनना पड़ेगा, थ्योरी कह रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि 16 ग्राम CO2 को आपने जलाया तो 44 ग्राम CO2 नहीं मिलके 40 ग्राम ही मिल गया, मतलब आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। You were supposed to obtain 44 gram of CO2, but unfortunately we obtained only 40 gram of CO2। इसका मतलब जो थ्योरी कह रहा था और जो एक्सपेरिमेंट में हमारे सामने प्रोडक्ट है वो दोनों में अंतर है। थ्योरी अगर कह रहा था कि 100 ग्राम मिलना चाहिए कोई चीज़ का और मिला 80 ग्राम तो बोलेंगे उसका 80% है। थ्योरी के हिसाब से 80% हमको यील्ड मिला है, प्रोडक्टिविटी मिली है, उत्पादकता मिला है, मतलब परसेंटेज यील्ड यही है। परसेंटेज यील्ड क्या करता है कि थ्योरी में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो एक्चुअल में कितना मिला, उस थ्योरेटिकल वैल्यू का कितना % मिला, वही वैल्यू बेसिकली हो जाता है हमारा परसेंटेज यील्ड। जैसे इसी रिएक्शन में मान लीजिए सपोज इसको मिटा दूं मैं थ्योरेटिकली, ये वाला स्टेटमेंट। अच्छा मान लो आप, मतलब ये 16 ग्राम मिलना चाहिए था आपको, क्या 16 ग्राम CH4 जलने से क्या मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था 44 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन मान लीजिए, मतलब एक्सपेरिमेंटली, लेट इन एक्सपेरिमेंट ओनली 40 ग्राम ऑफ क्या CO2 is obtained in combustion of 16 ग्राम ऑफ CH4। मान लेते हैं, कल्पना कर लीजिए कि सिर्फ 40 ग्राम मिला है। ये 40 ग्राम कहाँ से आया, बस मान लिया है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये कहाँ से आ गया। मान लीजिए कि 16 ग्राम आपने CH4 को जलाया तो 40 ग्राम मिल गया। अब सवाल है कि मिलना चाहिए था 44 ग्राम और मिला कितना, 40 ग्राम। तो 44 ग्राम का कितना % है ये 40, यही जो परसेंटेज होगा इसी को बोला जाएगा परसेंटेज यील्ड। जैसे कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कहा जाए 44 ग्राम का X% है कौन, 40, तो ये X कैसे निकलेगा, X निकलेगा 44 का X%, दिस इज इक्वल टू 40, मतलब X इज इक्वल टू 40/44 इंटू 100। ऐसा करके आ गया। ये जो X आया यही परसेंटेज यील्ड हुआ। मतलब परसेंटेज यील्ड, ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, परसेंटेज यील्ड बराबर कितना आ गया, 40/44 इंटू 100। अब इसको काटिएगा तो ये आएगा 10/11 इंटू 100, मतलब कि 1000/11 मतलब 90.90%। तो हम बोलेंगे अच्छे, ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है और 40 ग्राम CO2 ही 16 ग्राम CH4 से ऑब्टेन किया है, बेसिकली उस रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी, या यूँ कह ले कि उत्पादकता, या यूँ कह ले कि परसेंटेज यील्ड कितना आया, 90.90। मतलब आपको जो मिलना चाहिए था उसका 90.90 आपको मिल चुका है, 100% तो आपको नहीं मिला। मिलना चाहिए था आपको 44 ग्राम, मिला कितना, 40 ग्राम। तो यही जो 90.90 है, यही है बेसिकली परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इसी को बोलते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब हुआ कि एक्चुअली में थ्योरेटिकली जो आपको मिलना चाहिए था उसका कितना % आपको एक्सपेरिमेंट में मिला है। अब इससे फॉर्मूला बनेगा एक, ये परसेंटेज यील्ड में आप देख रहे हैं 40/44 है।
40 वाला कौन सा वैल्यू है? एक्सपेरिमेंट वाला वैल्यू। एक्सपेरिमेंट में जो मास आपको मिला CO2 का वो है। एंड 44 क्या है? थ्योरी जो करा था, थ्योरी करा था कि इसके 16 ग्राम से 44 ग्राम मिलना चाहिए, तो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। इसी बात को यहाँ पर हमने बताया है कि परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल यील्ड मास के टर्म में हो सकता है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मास के टर्म में हो सकता है। इसी एक्चुअल को हम एक्सपेरिमेंट से ही तो ये एक्चुअल वैल्यू आया है आपके सामने। सो इसी एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोल सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। मास के टर्म में लिखिए या मोल के टर्म में, एक ही बात है। ये बात समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड को समझ सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि परसेंटेज यील्ड क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब देंगे कि परसेंटेज यील्ड वो परसेंटेज है जो हमको बताता है कि थ्योरेटिकली जो चीज़ मिलना चाहिए था उसका कितना परसेंट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपको मिल रहा है। अगर थ्योरेटिकल यील्ड 70% है, इसका मतलब कि जो थ्योरी कह रहा है प्रोडक्ट जितना मिलना चाहिए, उस प्रोडक्ट का 70% आपको एक्चुअली में मिलेगा, एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 98% है, मतलब थ्योरी जो कह रहा है उसका 98% तक आप प्राप्त कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो अच्छा रिएक्शन हुआ। किसी का परसेंटेज यील्ड 50% है, पुअर रिएक्शन हुआ। किसी का परसेंटेज यील्ड 99% है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा रिएक्शन हुआ। तो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट में आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू का हाउ मच परसेंट है, इसी को हम परसेंटेज यील्ड के नाम से जानते हैं। परसेंटेज यील्ड का जो एक सिंपल सा मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज यील्ड बताता है थ्योरी में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कितना परसेंट एक्चुअली में मिलेगा, आई मीन एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसी तरह से आप पता कर सकते हैं थ्योरेटिकल ये परसेंटेज यील्ड का। ये बात समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए तो ये परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअल यील्ड ये कैसे आया? तो यहाँ मैंने बताया 44 ग्राम का x% है 40, सो 44 का x% है तो x जो है ये परसेंटेज यील्ड है, तो x आया इतना, मतलब ऊपर वाला एक्चुअल नीचे वाला थ्योरेटिकल, इसलिए ऊपर एक्चुअल नीचे थ्योरेटिकल। तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A to B, सपोज कर लीजिए कोई रिएक्शन है A to B। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A to B। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A to B। थ्योरी कहता है कि B मिलना चाहिए 10 मोल, ये थ्योरी कह रहा है, थ्योरी कह रहा है, और एक्चुअली में मिल गया 8 मोल। एक्चुअली मतलब एक्सपेरिमेंटली। तो कहा जाए कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या है, तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल इनटू 100। 80%, मतलब जो थ्योरी कह रहा है उसका 80% तक आप एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। याद रहे परसेंटेज यील्ड निकालते समय ध्यान दीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज यील्ड निकालते समय ये जो एक्चुअल यील्ड है एंड थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, इसमें एक्चुअल यील्ड मास के टर्म में भी हो सकता है दोनों तरफ, या ऊपर भी मोल के टर्म में तो नीचे भी मोल के टर्म में। जैसे अभी मैंने मोल के टर्म में रेशियो लिया और इससे पहले वाले एग्जांपल में मास के टर्म में रेशियो लिया था, तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है, ठीक है। ये बात समझ में आया? चलिए, अच्छा कैसे मास भी और मोल दोनों सही है, इसको जरा देख लीजिए। मान लीजिए अभी ध्यान से देखो भाई,
मास अब मोल के टर्म में कैसे सेम है? आप ऐसे समझो कि अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था, अभी अभी जो आपने एग्जाम्पल लिया था, मतलब ये रिएक्शन था कि CH4 प्लस O2 दिस गिव्स CO2 and प्लस H2O। ये जो रिएक्शन था इसमें ये 1 मोल था, तो ये भी कितना मोल था? 1 मोल। मतलब ये 44 ग्राम था, तो ये कितना ग्राम था? 16 ग्राम। तो अभी अभी देखा कि परसेंटेज, अच्छा एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में कितना प्राप्त हुआ था? एक्सपेरिमेंटली ये जो CO2 ऑब्टेंड हुआ था अभी अभी क्वेश्चन में कितना था? 40 ग्राम। एक्सपेरिमेंटली CO2 ऑब्टेंड इज 40 ग्राम, ये याद रखिए। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला था हमने? परसेंटेज यील्ड हमने निकाला था एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक्चुअल यील्ड कितना है? 40 ग्राम। तो या तो आप मास में लिख दीजिए, या इसी को आप चाहें तो मोल के रूप में लिखिए। इसका मोल कैसे लिखोगे? 40 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? 40/44, 40/44। और इसके 44 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? 44/44। वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट CO2 का कितना होता है? 44, उससे डिवाइड किए तो अंत में ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो फिर तो वही बच जाएगा 40/44 जो यहाँ पर है। इसका मतलब मास के टर्म में आप लिखे तब या मोल के टर्म में आप लिखो, दोनों केसेस में बात बराबर है। दोनों ही केसेस में आप परसेंटेज यील्ड को वैसा ही, बिकॉज ये तो परसेंटेज है भाई, प्रोडक्ट का जो थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था उसका कितना परसेंट एक्चुअली में मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, इसी को तो बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। ये मोल के टर्म में लिखो तब भी वही बात है, मास के टर्म में लिखो तब भी वही बात है। तो इस तरह से परसेंटेज यील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बारी है परसेंटेज यील्ड, जब समझ में आ गया। अच्छा एक सिंपल जवाब दो, किसी रिएक्शन में मान लो 1000 मोल मिलना चाहिए था लेकिन मिला मान लो 500 मोल, तो एक्चुअली में मिलना चाहिए था 1000, मिला 500, मतलब उसका 58% ना मिला, तो बोलेंगे इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है? 50% है। मिलना चाहिए था 1000, मिला 250, उसका 25% है। मिलना चाहिए था 1000, मिला 990, 99% है। सो इस तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू में जो बात है उसका कितना परसेंट एक्चुअली में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। अब हम आते हैं इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, परसेंटेज यील्ड के प्रॉब्लम्स को किया कैसे जाए, ठीक है, देखते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम्स पर। काफ़ी ज़रूरी प्रॉब्लम्स है भाई, बिना प्रॉब्लम के तो बात बनेगा ही नहीं। सो द प्रॉब्लम नंबर 1 इज़, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है भाई? प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि द आयरन 3 ऑक्साइड द आयरन 3 ऑक्साइड मैंने Fe2O3 को बोलते हैं, ये दिया हुआ रिएक्ट्स विथ CO to give iron and CO2. Iron and CO2 means Fe2O3
द रिएक्शन ऑफ 480 ग्राम Fe2O3 the reaction of 480 ग्राम Fe2O3 with excess of CO yields 252 ग्राम आयरन. 10% yield is 10% yield is ऑप्शन दिया हुआ है 100%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 91.2% एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है 75% एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 50.0%, मतलब 50%. पहला सवाल आपको बताना है परसेंटेज यील्ड. ठीक है. हाँ, कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले. क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन 3 ऑक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्शन करके आयरन दे रहा है. तो द रिएक्शन ऑफ 480 ग्राम Fe2O3 विथ एक्सेस ऑफ CO यील्ड्स 250 ग्राम आयरन. ठीक है, 252 ग्राम आयरन. 10% यील्ड इज. परसेंटेज यील्ड कितना है? देखो भाई, सबसे पहले तो आप रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्रिक जो रिलेशन है उसको लिखिए. सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम? तो सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? तो दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 3CO प्लस this gives 2Fe and plus 3CO2. तो कैसे बना दोगे भाई? सबसे पहले ये 1 मोल है, बैलेंस्ड है ना रिएक्शन. रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है. 3 दूनी 6 हाँ 3 3 6 एंड 3 दूनी 6 बैलेंस्ड है रिएक्शन. तो ये 1 मोल है. तो ये कितना मोल है भाई? 3 मोल है. ये कितना मोल है? 2 मोल है. मतलब एक्चुअली में 1 मोल Fe2O3 कितना मोल Fe दे रहा है? 2 मोल. और क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ 480 ग्राम ऑफ Fe2O3, ये कितना ग्राम दिया? 480 ग्राम. तो कह रहा है कि एक्सेस ऑफ CO यील्ड इतना ग्राम आयरन. 10% यील्ड इज परसेंटेज यील्ड. तो ये कितना दिया? आयरन कितना दिया? 252 ग्राम. कितना ग्राम दिया? 252 ग्राम. अच्छा, ये 252 ग्राम एक्सपेरिमेंट में मिला है. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. यील्ड इतना ग्राम आयरन, मतलब ये दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू. थ्योरेटिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल यील्ड इसको बोल दीजिए. सॉरी, एक्चुअल यील्ड बोल दीजिए. एक्चुअली मतलब एक्सपेरिमेंटली जो आपको वैल्यू मिला है आयरन का, आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको इतना मिला 252 ग्राम. मतलब ये 252 ग्राम कैसा वाला वैल्यू है? एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल डेटा. अच्छा, इसको मोल के टर्म में बदलो तो 252 ग्राम और ये कितना है? 480. मॉलिक्यूलर वेट अगर हम बात करें Fe2O3 का तो कितना है भाई? 56 दूनी n प्लस 16 तिरका 48, मतलब कि 112 n 48 कितना हो गया? 8 2 10 4 1 5 1 6 और 1 1 6, 160 हो गया मॉलिक्यूलर वेट. 160 हो गया. अच्छा, इसका Fe का मोल कितना हो गया? Fe का मोल कितना हो गया? Fe का तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया 160.
और Fe का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया यहाँ पर 56 है, तो 252 में कितना मोल हो जाएगा, 252 में हो जाएगा, मतलब मोल ऑफ Fe यहाँ पर लिख रहे हैं, मोल ऑफ Fe कितना हो जाएगा 252, मतलब 252 डिवाइडेड बटा 56, यही ना हुआ। ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है भाई, ये जो वैल्यू दे रखा है ये एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आयरन का दिया हुआ है। तो कह रहा है इतना ग्राम आयरन 10% यील्ड इज, परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा बात है, परसेंटेज यील्ड निकलेगा एक्चुअल यील्ड इंटू थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। एक्चुअल यील्ड कितना है भाई 252, मास के टर्म में अगर लिख रहे हैं तब, या मोल के टर्म में लिख रहे हैं तभी भी 56 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। और थ्योरेटिकल यील्ड कितना कर रहा है कि इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल, तो इसके 480 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा भाई, मतलब मोल इसका निकाल लो आप 480 डिवाइडेड बाई कितना 160, कितना हो जाएगा 3 मोल, कितना मोल हो जाएगा इसका 3 मोल। तो इसके 3 मोल में इसका कितना मोल हो जाएगा 6 मोल हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, देखो ना, इसके 1 मोल में ये 2 मोल बन रहा है, तो इसका 480 ग्राम दिया है, 480 में इसके मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि 160 से डिवाइड करो, 160 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 मोल, मतलब कि इसके 3 मोल में इसका कितना मोल हो जाएगा 6 मोल थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली 6 मोल हो जाएगा, तो 6 मोल का मतलब कितना हुआ, सीधे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 6 मोल इंटू 100, कितना हो गया 252/56/6 इंटू 100। इसको काटिए कितना आता है, अभी काटते हैं आपके सामने, हम आपके सामने काटेंगे तो पता चलेगा कि जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो वैल्यू कितना आ रहा है भाई, यहाँ रख दीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू काटते हैं, चलिए 252/56, 252 डिवाइडेड बटा 56, 4.5 एंड डिवाइडेड बटा 6, कितना आया 75, मतलब इसको काटिएगा तो आ रहा है 0.75 और इंटू 100 मतलब कितना परसेंट 75%। अगर आपने मोल के टर्म में निकाला है तब, अच्छा मास के टर्म में निकालते तब, मास के टर्म में निकालते तो ये 6 मोल में कितना मास हो जाता, 56 इंटू 6, तो तभी भी परसेंटेज यील्ड कितना हो जाता, परसेंटेज यील्ड हो जाता आपको एक्चुअल मास, एक्चुअल मास कितना है 252, अब बटा थ्योरेटिकल कितना होता है 56 इंटू 6 इंटू कितना करते 100, तभी भी कितना आता 75%। तो इस रिएक्शन का 75% है कि नहीं, हाँ सी। तो इस सवाल का जो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75%। तो 75% इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये बात समझ में आ गया, तो आई होप परसेंटेज यील्ड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई रिएक्शन है 2x 3y और 4z और कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन में इनिशियली जो x का मोल लिया गया है वो कितना लिया गया है, वो लिया गया है 1 मोल ऑफ x एंड 3 मोल ऑफ y एंड 4 मोल ऑफ z दिया गया है। मतलब स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो जो है इसका वो तो 2 और 3 और 4 है, बट जो गिवन मोल ऑफ एक्स वाई जेड है वो 1 है और 3 है और 4 है। और आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज यील्ड क्या होगा अगर W का 1.25 मोल मिल रहा हो। मतलब ये भी क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड का ही है, दूसरा क्वेश्चन है ये। कैसे बनाएंगे हम भाई? तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना ये पड़ेगा
कि ये जो रिएक्शन दे रखा है, मतलब कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड प्लस 4z, दिस गिव्स 5w, दिस गिव्स 5w। अच्छा आप ये बता दो हमको कि इसमें जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है वो क्या है। इसका 2 मोल खर्च होगा, तो इसका 3 मोल खर्च होगा, तो इसका 4 मोल खर्च होगा, तो इसका 5 मोल खर्च होगा। यही स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। अच्छा आप ये बता दो, अब ये जो रेशियो है ये तो फिक्स्ड है, इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। अब जो गिवन मोल है, ध्यान दीजिएगा, गिवन मोल मतलब जो गिवन मोल है वो क्या क्या है। तो गिवन मोल जो x का है, जो x का गिवन मोल है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, x का गिवन मोल है 1 मोल, y का है 3 मोल। यहां देखिए, यहां क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियली इफ 1 मोल ऑफ x, 3 मोल ऑफ y एंड 4 मोल ऑफ z इज टेकन, मतलब दिया हुआ है 1 मोल, 3 मोल, ये 3 है, और ये कितना मोल है, 4 मोल है। और ये कह रहा है यहाँ पर कि इफ 1.25 मोल ऑफ W इज ऑब्टेन्ड, बस ये दिया हुआ, ये गिवन मोल है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द गिवन मोल। और ये भी कह रहा है कि एक्चुअल यील्ड जो है, एक्चुअल यील्ड ऑफ W ये है 1.25 मोल। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज यील्ड क्या होगा, परसेंटेज यील्ड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे जवाब देंगे आप जरा देखिए इसको, कैसे जवाब देना है इसको जरा देखिए आप। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए आप, सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि ज़रूरत है 2 मोल की, दिया हुआ है 1 मोल, समझ रहे हैं ना आप। जरूर मतलब स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है 2, 3, 4 और दिया हुआ है 1, 3, 4। तो इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस रेशियो को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो जो है आपका वो हो जाएगा 1 मोल, ये हो जाएगा 3/2 1.5 मोल, और ये हो जाएगा 4/2 2 मोल। मतलब ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो 2:3:4, मतलब 1:1.5:2। मतलब इसकी ज़रूरत है 1 मोल, और जो y है उसकी ज़रूरत है 1.5 मोल, और जो z है उसकी ज़रूरत कितनी है, 2 मोल। ये रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड मोल। अच्छा ये बता दो आप, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो कि दिया हुआ 1 मोल है, ये 1 मोल ज़रूरत भी है, तो ये 100% यूज हो जाएगा। y जो है 1.5 मोल ज़रूरत है और दिया कितना है, 3 मोल, तो y का मोल बच कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ y लेफ्ट, अमाउंट ऑफ y लेफ्ट कितना हो जाएगा, ज़रूरत है 1.5 मोल की, दिया हुआ है 3 मोल, तो 1.5 मोल लेफ्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ z लेफ्ट, z कितना बच जाएगा भाई, कैसे पता चलेगा, तो z 4 मोल दिया हुआ है और ज़रूरत कितना का है, दिया हुआ 4 मोल है और ज़रूरत है 2 मोल का, तो बच कितना जाएगा, 2 मोल। अच्छा x का क्या सिचुएशन होगा, अमाउंट ऑफ x लेफ्ट, अगर x की बात करें हम कि x कितना बचेगा, तो ज़रूरत भी है 1 मोल की और दिया भी हुआ है 1 मोल, तो इसका मतलब है कि ये कितना मोल बच गया, 0 मोल। इसका मतलब कि x जो इस रिएक्शन में है ये 100% यूज्ड हो जा रहा है, x इज 100% कंज्यूम्ड, x इज 100% कंज्यूम्ड, और x जब 100% कंज्यूम्ड हो गया तो x ही क्या है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट है, x इज आवर लिमिटिंग रीएजेंट, यही हमारा लिमिटिंग रीएजेंट है। तो लिमिटिंग रीएजेंट तो खोज लिए, हालांकि हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, हमको ज़रूरत है यहाँ पर परसेंटेज यील्ड निकालने की, तो वो अब निकालते हैं। ये बात तो पता चल गया कि इसमें x 100% यूज हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1.5 मोल, और z कितना बच जाएगा 2 मोल बच जाएगा। अब परसेंटेज यील्ड कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज यील्ड कह रहा है निकालने के लिए, तो आप यहाँ से देखो, यहीं से देखो
कि ये 1 मोल, ये 2 मोल है, तो ये कितना मोल है? 5 मोल बन रहा है। और जब ये 1 मोल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 मोल नहीं हो जाएगा? मतलब 1 मोल में 5, 2 मोल में 5 मोल W का बन रहा है, तो 1 मोल में कितना होगा? 2.5 मोल बनेगा। और 1 मोल में 2.5 मोल बनने का मतलब हुआ कि X तो एक ही मोल यूज हो रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉल में होगा, अमाउंट ऑफ W ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा भाई? 2.5 मोल। कितना हो जाएगा? 2.5 मोल। 2.5 मोल ये जो हम देख रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला, ये थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। मतलब ये 2 मोल यूज होगा, ये 3 मोल यूज होगा, ये 4 मोल होगा, तो W कितना बनेगा? 5 मोल। W कितना होगा? 5 मोल बनेगा। ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये फिक्स्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। इसको आप बोल सकते हैं ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई? थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। तो जब ये 1 मोल होगा तो ये 5/2 मोल नहीं हो जाएगा? मतलब थ्योरेटिकल यील्ड जो हो जाएगा W का, वो कितना हो जाएगा? 5/2 मोल। थ्योरेटिकल यील्ड जो है W का, वो कितना हो जाएगा भाई? बहुत सिंपल सा बात है। मतलब हम ये जान गए कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ W, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ W कितना हो जाएगा? 2.5। कैसे आया? 5/2 से 2.5 मोल आ जाएगा। अब बताइए परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज यील्ड निकलेगा एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या? 100। एक्चुअल यील्ड कितना है? एक्चुअली में W का 1.25 मोल बन रहा है, और थ्योरेटिकली कितना बन रहा है? 2.50 मोल बन रहा है, इनटू 100। इसको काटिएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब परसेंटेज यील्ड हो जाएगा 1/2 इंटू 100, मतलब कितना? 50%। 50% हो जाएगा आपका परसेंटेज यील्ड। बड़ा सिंपल सा बात था ये। मतलब देखिए, हमको करना ये होगा कि पहले थ्योरेटिकल जो है वो निकालना होगा, एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रखेंगे, दोनों का रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज यील्ड निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? और ऐसे थ्योरेटिकली समझने के लिए मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज यील्ड एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वो तो ये बताता है कि थ्योरेटिकली जितना आना चाहिए था उसका कितना % रियली में एक्सपेरिमेंट में किसी प्रोडक्ट का बना है। तो देखिए, ऐसे भी आप सोचो ना सिंपल ढंग से, थ्योरेटिकली W का कितना बनना चाहिए था? 2.5 मोल, 2.5 मोल बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना बना है? 1.25 मोल, 1.25 मोल। तो 2.5 का कितना % है? 1.25, 50% है। तो ऐसे भी सोच लीजिए कि 50% इसका क्या हो जाएगा? परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। आई होप ये बात एकदम समझ में आएगा, ये सिंपल सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक बात आपको समझना है कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। थ्योरेटिकल का मतलब जो आप इक्वेशन को लिखते हैं स्टोइक्योमेट्रिक बेसिस पर, स्टोइक्योमेट्री के आधार पर जो लिखते हैं वो आपका हुआ थ्योरेटिकल। और प्रैक्टिकल करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है या क्वेश्चन में दे दिया हुआ है डायरेक्ट कि इतना ग्राम प्रैक्टिकल करने पर प्रोडक्ट मिला या इतना मोल मिला, दैट इज़ योर एक्चुअल वैल्यू। थ्योरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू में अंतर है और इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको और क्या सिखाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन
मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है परहैप्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है फॉर द रिएक्शन कौन सा रिएक्शन 2a प्लस 3b प्लस 5c this gives 3d ठीक है, this gives 3d। और कह रहा है इनिशियली 2 मोल ऑफ A initially if 2 mole of A 4 mole of B and 6 mole of C, is taken with 25% yield, moles of D which can be produced are dot. The first question is first option is 0.75 and second option is 0.50, third option is 0.25 and last option is 0.60। ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है इसका जो मोल होगा वो क्या होगा। कैसे पता चलेगा? देखो भाई, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उस क्वेश्चन पर ज़रा गौर करो। क्वेश्चन आपको मतलब दिया हुआ है कि ये 2a है एंड प्लस 3b है एंड प्लस 5c है, दिस गिव्स 3d, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। और ये भी कह रहा है पहले तो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो आप पता करो। स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो क्या कह रहा है? ये 2 मोल अगर यूज्ड होगा तो ये कितना मोल यूज्ड होगा? 3 मोल। ये कितना मोल यूज्ड होगा? 5 मोल। ये कितना मोल यूज्ड होगा? 3 मोल यूज्ड होगा, मतलब 3 मोल बनेगा। ये फिक्स्ड है, इस रेशियो को आप नहीं बदल सकते हैं, यू कांट चेंज दिस रेशियो। अच्छा ये बताओ आप, दिया क्या क्या हुआ है? मतलब A का, B का और C का दिया क्या क्या हुआ है? मतलब गिवन मोल ऑफ A, ध्यान दीजिएगा, गिवन मोल्स क्या क्या दिया हुआ है बताओ भाई। तो गिवन मोल्स A का, B का, उसके बाद मोल ऑफ C कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, A का दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ A, ओके, 2 moles of A, 4 moles of B, 4 moles of B and C कितना दिया हुआ है? 6 moles of C, 6 moles of C। ऐसा करके कुछ डेटा है जो दिया हुआ है। मतलब ये तो रिक्वायर्ड है, फिक्स्ड रेशियो है स्टोइक्योमेट्रिक, मतलब इसी के हिसाब से रिएक्शन होगा, इसमें ये रेशियो नहीं बदल सकता है। मतलब 2:3:5 का जो रेशियो है ये नहीं बदल सकता है, अगर आप बदल दीजिएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये तो फिक्स्ड है कि ऐसा होना है। और गिवन रेशियो जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 मोल दिया हुआ है, ये गिवन लिख रहे हैं, गिवन, और ये कितना दिया हुआ है? 4 मोल, और ये कितना दिया हुआ है? 6 मोल। अच्छा ये बताओ, ये दिया हुआ है, ज़रूरत कितनी की है? 2 मोल की, दिया भी हुआ है 2 मोल, तो A का कितना मोल बच जाएगा? 0, बिकॉज A की ज़रूरत भी 2 मोल की है और दिया भी हुआ है 2 मोल, तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ A लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा,
मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, कितना हो जाएगा भाई? 0। अच्छा, मोल्स ऑफ बी लेफ्ट देख के ही बता सकते हो, ज़रूरत है 3 की, दिया हुआ है 4 मोल, मतलब 1 मोल बच जाएगा। मोल्स ऑफ सी लेफ्ट मतलब ज़रूरत है 5 की, दिया हुआ है 6 मोल, कितना बच जाएगा? 1 मोल बच जाएगा। मतलब ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पर A इज़ लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज वो 100% यूज्ड हो गया है, उसका 0 मोल बचा है, मतलब ये 100% कंज्यूम्ड है भाई, दिस इज 100% कंज्यूम्ड। इसका मतलब इस डेटा से ये पता चला आपको कि A इज लिमिटिंग रिएजेंट, A इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। हालांकि हमको लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत है नहीं, हमको ज़रूरत है किस चीज़ की? हमको ज़रूरत है परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है उसके संबंध में हमको बात करना है। ये तो ऐसे ही बता दिए कि रिएक्शन होगा और A उसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब कह रहा है कि अगर रिएक्शन का यील्ड जो है 25% हो, देन मोल्स ऑफ D विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इज व्हाट? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये 2 मोल दिया हुआ है, तो इसके 2 मोल यूज्ड होंगे, इसके 3 मोल यूज्ड होंगे, इसके 5 मोल यूज्ड होंगे, तो ये कितने मोल बनेंगे? 3 मोल। अच्छा ये थ्योरेटिकल बात है कि एक्सपेरिमेंटल? थ्योरेटिकल, मतलब स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशंस जो हम लिखते हैं वो थ्योरेटिकल ही होता है। तो इसका मतलब कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है D का वो कितना है? 3 मोल। मतलब ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ D कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा थ्योरेटिकल। एक्चुअल में कितना होगा ये आपको निकालना है, और परसेंटेज यील्ड कितना दिया हुआ है? 25%। तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। ये कितना दिया हुआ है? 25। ये कितना दिया हुआ है? नहीं पता, x मान लो। थ्योरेटिकल कितना दिया हुआ है? 3, और ये कितना है? 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.75। मतलब एक्चुअली में जो D मिलेगा वो 3 मोल नहीं मिलके कितना मिल पाएगा? 0.75 मिल पाएगा। कितना मिल पाएगा? 0.75। सो द परसेंटेज यील्ड अगर 25% दिया है तो जो एक्चुअल यील्ड होगा किसका? एक्चुअल यील्ड किसका भाई? तो एक्चुअल यील्ड हम बात कर रहे हैं D की, वो कितना हो जाएगा? 0.75। सो दिस विल बी द आंसर। ऐसे भी बहुत सिंपल तरीके से भी आप बना सकते थे। पहला काम करते कि हम ये लिखते, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे ये लिखते और पता चलता है कि 2, 3, 5 का रेशियो है तो ये 3 बन रहा है, ये 2, 4, 6 दिया हुआ है, तो इसमें से 1 मोल बच जाएगा और ये 100% यूज हो जाएगा और ये 3 मोल बनेगा। मतलब कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो 3 मोल है। और सीधे यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं x/3 इंटू 100 इंटू 25, तो ये आ जाता है 0.75। तो इस तरीके से परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परसेंटेज यील्ड का मतलब है कि थ्योरी के हिसाब से आपको जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलके उसका कुछ परसेंट मिलता है, उसका 90%, उसका 80%, उसका 70%, उसका 25%, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एक्चुअली में मिलता है वो थ्योरेटिकली जितना मिलना चाहिए उसका सम परसेंटेज के रूप में मिलता है। तो यही जो सम परसेंटेज ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू होता है इसी को परसेंटेज यील्ड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये सब तो सिंपल सवाल है, बन भी गया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। याद रखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और थ्योरेटिकली ही इसको लिखा जाता है। मतलब ये जो रिलेशन हम लिखते हैं ये थ्योरेटिकली लिखा जाता है, नो एक्सपेरिमेंट इज डन इन इट। तो जब भी हम कोई इस तरह का सवाल बना रहे हो जिसमें ये लिखना हो तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू दिया रहेगा तभी ये सब लिख सकते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं।
अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अगला क्वेश्चन है इन वन रिएक्शन अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इन वन रिएक्शन with 95% yield, with a 95% yield, 225 ml of 2 to 5 ml of 1.50 m Na2CO3 aqueous 22.1 gram NO and a large excess O2 are allowed to react और रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या दिया हुआ है? 2Na2CO3 एंड प्लस NO 4NO, दिस इज गैस, और ये एक्वस में है, ये एक्वस में है। एंड प्लस O2 गैस, this gives 4NaNO2, sodium nitrate, nitrite, and plus CO2 जो गैस है। ये रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है इसी का कि व्हाट मास ऑफ NaNO2 is obtained based on experimental yield। ऑप्शन भी है भाई, ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 44.25 ग्राम एंड दूसरा ऑप्शन है 46.68 ग्राम, 58 ग्राम, एंड तीसरा ऑप्शन है 23.29 ग्राम, एंड डी है नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा।
और कैसे होगा। परसेंटेज यील्ड का ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आपको देखना है किस तरीके से सवाल बन रहा है और बस एंजॉय करना है क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे भाई? देखो बड़ा सिंपल सा बात है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो इस परसेंटेज यील्ड या स्टोइक्योमेट्रिक का क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़रूरी है स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशंस को लिखना, उनका रेशियोज़ लिखना कि कितने टू कितने में रिएक्शन हो रहा है। तो हम एक बार फिर से इस रिएक्शन को उतार रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 2Na2CO3 एक्वस में है, N+4NO जो गैस है, N+O2 जो गैस है, N दिया हुआ है 4NaNO2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, एंड लास्ट में है CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो जो रिक्वायरमेंट है रिएक्शन होने के लिए उसका रेशियो कैसे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब रिक्वायरमेंट या ये कह लीजिए कि स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या चल रहा है, तो इसका 2 मोल होना चाहिए, तो इसका कितना मोल होना चाहिए, 4 मोल होना चाहिए, तो इसका कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और इसका 4 मोल होना चाहिए, तो इसका 2 मोल होना चाहिए। याद रखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पर हम लिख रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल, दिस इज ऑन टर्म्स ऑफ या इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ये थ्योरेटिकल है और ये लिखने के लिए रिएक्शन को बैलेंस्ड होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके ही दिया हुआ है, चेक कर लो। सोडियम 4 है, सोडियम 4 है, बाकी देख लो। नाइट्रोजन में 4 नाइट्रोजन इधर है, 4 नाइट्रोजन इधर है, कार्बन में 2 कार्बन उधर है और 2 कार्बन इधर है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, काइंड ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब ये बताइए कि रिक्वायरमेंट का ये रेशियो है कि 2:4:1 में रिएक्टेंट्स आएंगे, तो जो सोडियम नाइट्राइट बनेगा मतलब NaNO2 बनेगा, वो बनेगा 4 मोल। इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम लौटते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ NaNO2 इज ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल यील्ड। 95% यील्ड है रिएक्शन का, और ये भी दे रहा है कि Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट कितना है। देखो ध्यान से जी, एक चीज़ हम बता रहे हैं शॉर्टकट में इधर। Na2CO3 के बारे में जो जानकारी है, Na2CO3 के बारे में वो क्या है, तो मोलैरिटी दे रखा है इसका कितना 1.50 m, वॉल्यूम कितना दे रखा है 225 ml। 225 ml किधर गया भाई, 225 ml। और ऐसा करने से Na2CO3 का मोल निकाल सकते हैं हम। और ये भी दे रखा है इधर दे रखा है NO के बारे में जानकारी कि NO जो गैस है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, इसका कितना मास दिया हुआ है, मास दिया है 22.1 ग्राम। ये 2 जानकारी, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, देखिए इससे हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी से N। हम जानते हैं कि मोलैरिटी जो होता है वो बराबर होता है मोल इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। तो इस हिसाब से मोलैरिटी 1.50 दे रखा है, मोल को x मान लीजिए, वॉल्यूम 225 दे रखा है और इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करिएगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 225 इंटू 1.50 डिवाइडेड बाई 1000। और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, सो देखते हैं। इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.225 इंटू 1.50, 0.225 इंटू 1.50 कितना आया 0.3375। तो ये मोल कितना आया इसका 0.3375। फिर से देख लेते हैं एक बार, 225 को 1000 से डिवाइड करिएगा 0.225 आएगा इंटू मतलब 0.225 इंटू 1.50 कितना आएगा 0.3375। ये मोल आया किसका, ये मोल आया सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा ये बताइए आप इसका मोल कितना आएगा,
तो इसका मोल निकालना तो बहुत सिंपल है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 14, 16, 30। तो डिवाइड करिए, इसका मोल कितना आएगा 22.1 डिवाइडेड बाई 30 कितना आएगा 0.07। फिर से देख लीजिए 22.1 डिवाइडेड बाई 30 कितना है भाई 22.1 डिवाइडेड बाई 30 0.736 0.736 ये मोल आया। अब इस गिवन डेटा को हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मोल का है और दिया कितना हुआ है, तो दिया हुआ है इसका मोल 0.3375, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो मोल है गिवन मोलरिटी के हेल्प से निकाल लिए 0.3375 और इसका कितना मोल दिया हुआ है NO का, NO का दिया हुआ है 0.736 मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है ये परसेंटेज यील्ड में इसका कितना बनेगा, मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना बनेगा अगर परसेंटेज यील्ड 95% दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गया, उसको मिटा दे, उधर वाले टर्म को मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम बात करते हैं, फिर ये वाला मिटा देते हैं सिर्फ। सवाल कैसे बनाए, देखिए ध्यान से, ये 2 मोल है तो ये 4 मोल यूज्ड हो रहा है और इसका भी 4 मोल बन रहा है, मतलब ये जितना मोल है इसका 2 गुना NO यूज हो रहा है और ये जितना मोल है उसका 2 गुना NaNO2 बन रहा है। ये बात तो पता चल रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से सोचे कि Na2CO3 0.3375 मोल है तो ये कितना यूज्ड होगा, इतना इंटू 2, तो ये यूज्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3375 इंटू 2 और इसको करो कितना आएगा 0.3375 इंटू 2 0.675 आ जाएगा, 0.675 मोल इसका यूज हो जाएगा और इसका दिया हुआ है 0.736, तो दिया हुआ है इतना मोल और लग रहा है इतना, तो बच कितना जाएगा, तो इसमें से 0.736 में से इसको घटाइए तो 0.061, मतलब NO का 0.061 मोल लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, मतलब मोल ऑफ NO लेफ्ट बिहाइंड वो कितना हो जाएगा, तो 0.736 माइनस 0.675, ये काटने पर आएगा 0.061 मोल। NO का इतना मोल बच गया और लगा कितना 0.075 मोल लगा और बच कितना गया, तो 0.061 लेफ्ट। और ये कितना बनेगा, तो इसी का दुगना बनेगा ना, इसी का डबल बनेगा, मतलब रेशियो तो यही कर रहा है कि 2:4 का है, मतलब ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 16 है, दुगना बनेगा। तो ये जो Na2CO3 है 0.3375 है, तो ये दुगना लग रहा है तो ये भी तो दुगना ही बनेगा, मतलब NaNO2 भी कितना बनेगा 2 × 0.3375 और अभी इसको काटे हैं तो कितना आया है 0.675, तो 0.675 मोल NaNO2 का बना। अच्छा, ये हम सब किस आधार पर लिख रहे हैं, थ्योरेटिकल आधार पर लिख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल आधार पर लिख रहे हैं, थ्योरेटिकल आधार पर लिख रहे हैं। ये रेशियो जो लिखा जाता है ये थ्योरेटिकल आधार पर ही लिखा जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो मिला हमारा
दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ NaNO2 हमको आ गया 0.675 मोल। ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ NaNO2 कितना आ गया 0.675 मोल, और परसेंटेज यील्ड कितना दिया हुआ है 95%। तो एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगा, इसी का ना, मतलब ये जो थ्योरेटिकली मिला इसी का ना 95% जो होगा वो आपका एक्चुअल यील्ड होगा। सीधे तरीके से सोचे तब, यानी तो फॉर्मूला लेके जपना है तो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर लो। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा व्हाट मास ऑफ NaNO2 इज ऑब्टेन्ड, तो मोल तो हमने निकाल दिया, अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मिटा दे। तो ये ऐसे कर लो, थ्योरेटिकल यहीं पे निकाल लो। थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड जो है ये होता है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। परसेंटेज यील्ड कितना दिया है 95%, एक्चुअल यील्ड क्या है नहीं पता, x मान लो। थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 0.675 इंटू 100। तो x बराबर यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, x बराबर हो जाएगा 0.675 इंटू 0.95, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 0.675 इंटू 0.95, 0.641 मोल। मतलब हमको ये पता चल गया कि एक्चुअली में जो NaNO2 बनेगा वो कितना होगा, तो वो होगा 0.641 मोल बनेगा। मतलब NaNO2 0.641 मोल बनेगा एक्चुअली में। 90 मतलब जो थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था वो 0.675 का, उसका 95% आया इतना, या तो फॉर्मूला में देख लो तब भी वही बात है। तो 0.641 मोल आ गया इतना। हालांकि पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ NaNO2, तो मास कैसे निकलेगा, तो मोल बराबर वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम नहीं पता, x मान लो, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मोल कितना दिया 0.641, मास कितना नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट Na का 23 और इसका 14 और इसका 32, 4 2 6 3 9 एंड 2 1 3 3 6 69। तो x जो होगा ये हो गया 69 इंटू 0.641, गुना करो 69 इंटू 0.641, 44.229, 44 किधर किधर कैलकुलेट किए हैं हम, हाँ 44.229, मतलब नियरली अबाउट जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 44.25। यही मास होगा जो NaNO2 का यूज्ड होगा। अच्छा, अब पूछा जा रहा है इसी में दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि कितना मास NaNO2 का बनेगा अगर परसेंटेज यील्ड 95% दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि सब सवाल को बनाने का एक ही तरीका है कि जो परसेंटेज यील्ड है वो और कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो आप लिखते हैं स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन के हेल्प से, उसका कितना परसेंट है। जैसे थ्योरेटिकल वैल्यू आया 0.675, इसका 95% कितना आ जाएगा 0.641, एंड दैट विल बी द थ्योरेटिकल द एक्चुअल यील्ड। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सेम डेटा है, क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था, हालांकि वो थ्योरेटिकल यील्ड से नहीं है, फिर भी देख लेते हैं उसको। थ्योरेटिकल यील्ड वाला तो पोर्शन हमने बना दिया। दूसरा पोर्शन है इसी क्वेश्चन का, एक्सेस रिएजेंट इज,
मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये, ए था कि व्हाट मास ऑफ, दूसरा है एक्सेस reagent is fill in the blanks, मतलब डॉट 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 एंड मोल्स, डॉट 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 इज इतना एंड इतना मोल्स। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पहला Na2CO3 और फिर 0.169 मोल, दूसरा है NO11, दूसरा है NO 0.1143 मोल और तीसरा है NO 0.061 मोल और चौथा है बोथ आर इन एग्जैक्ट स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए करना कुछ नहीं, करना ये है आपको कि अभी अभी जो रिएक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि NaNO2 का कितना मोल था, 0.641 मोल था, 0.33 करके समथिंग मोल था। और आपने देखा कि इसका ये 100% यूज्ड हो गया और बचा कौन था, NO बचा था। NO कितना बचा था, तो मोल ऑफ NO लेफ्ट था 0.061। तो एक्सेस अमाउंट में कौन था, NO था। ऐसे एक्सेस में तो O2 भी है लेकिन उसका जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम NO को ही समझेंगे। तो एक्सेस अमाउंट में कौन है, एक्सेस अमाउंट में NO है आपका। और कितना अमाउंट बचा है, तो 0.061। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, Na2CO3 है, बिकॉज ये 100% कंज्यूम हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सवाल में ऑप्शन तो हमको यही सभी सही लग रहा है, सी, कि एक्सेस रिएजेंट में NO है और उसका कितना मोल बच रहा है, 0.061, ये हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें, इस क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो इस क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा, Na2CO3, बिकॉज इसका कंप्लीट 100% यूज्ड हो गया है, ये 100% कंज्यूम्ड। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लिमिटिंग रीएजेंट के क्वेश्चन को, सॉरी, इस तरह से आप परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन जेई का देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं हम लोग, उसके बाद फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा दूं मैं, ओके। चलिए करा जाए अब दूसरे, लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हम स्टोइक्योमेट्री में इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करना है हम लोगों को।
अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जेई का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये है कि एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन is produced by monobromination of ethane followed by Wurtz reaction. Wurtz reaction. Calculate the volume of ethane at NTP. Calculate the volume of ethane at NTP. Volume of ethane at NTP required to produce 55 gram. Required to produce 55 gram normal butane. If bromination takes place with 90%, मतलब परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है, परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है ब्रोमिनेशन का, माने परसेंटेज यील्ड ऑफ ब्रोमिनेशन ये दिया हुआ है कितना 90%, और वुर्त्ज रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 85%। कितना दिया हुआ है भाई 85%। बस हो गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक का थोड़ा सा चीज़ आना ज़रूरी है, वुर्त्ज रिएक्शन। व्हाट इज़ वुर्त्ज रिएक्शन, है ना, वो पता होना चाहिए। फिर दूसरा है ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन, ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ये छोटा सा मतलब एक्चुअली में 12th का ये टॉपिक है वुर्त्ज रिएक्शन, 11th में भी पढ़ना है ऑर्गेनिक में। वुर्त्ज रिएक्शन टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ये दोनों पता होना चाहिए। वुर्त्ज रिएक्शन का मतलब क्या है, ब्रोमिनेशन या हेलोजनेशन का मतलब क्या है। देखिए दोनों को मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला तो है ब्रोमिनेशन, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। मोनो का मतलब एक ही ब्रोमीन एटम का जुड़ना, डाई ब्रोमिनेशन मतलब दो ब्रोमीन एटम का जुड़ना, और इथेन का मोनो ब्रोमिनेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ये इथेन है C2H6 और इसका ब्रोमीन के साथ एक्चुअली में ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसका जो टाइप होता है ये होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन होता है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, बनेगा C2H5Br और साथ में बनेगा HBr। और ये कह रहा है कि ब्रोमिनेशन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 90% है, मतलब इस रिएक्शन का यील्ड कितना है 90%। एक रिएक्शन समझ में आया। और दूसरा रिएक्शन है वुर्त्ज रिएक्शन। वुर्त्ज रिएक्शन क्या है भाई, तो वुर्त्ज रिएक्शन में ये है
कि ये जो बना C2H5Br, इसके दो मॉलिक्यूल मिलके सोडियम के दो एटम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन होता है, क्या बना देंगे? बना देंगे C4H10 और साथ में बना देंगे 2NaBr। C4H10 एक्चुअली में नॉर्मल ब्यूटेन है और इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है? 85%। तो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसी जानकारी कुछ दी हुई है, तो बताइए कि जो इथेन होगा, ये गैस है, ये जो इथेन आप देख रहे हैं यहाँ पर, द इथेन यू आर ऑब्जर्विंग हियर इज बेसिकली गैस। तो गैस का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो पूछ रहा है ये सब डेटा दिया हुआ है और आप बताओ कि इथेन का वॉल्यूम STP या NTP कंडीशन पर कितना होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? अच्छा ये बात बताओ आप, सबसे पहले तो हमको बताओ कि STP NTP पर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो पता है कि STP या NTP कंडीशन पर एक मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है STP पर, और NTP पर 24.05 लीटर। मतलब STP पर 22.4 लीटर और NTP पर 24.05 लीटर, अलग अलग वॉल्यूम है, फिर भी जनरली रिगार्ड कर लिया जाता है कि STP और NTP पर जो वॉल्यूम है वो कितना है? 22.4 लीटर ही है। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसा ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, बताओ इसका NTP पर कितना वॉल्यूम होगा। तो कैसे बताएंगे हम? जब तक हमको ये नहीं पता है कि इथेन का कितना मोल है प्रेजेंट, इथेन का कितना मोल, अगर ये पता चल जाए कि 1 मोल है तो हम बोल देंगे 22.4 लीटर, 10 मोल है तो 224 लीटर, अगर 3 मोल है तो 22.4 इंटू 3। तो मोल सब पता करना सबसे ज़रूरी काम है। इसका मोल पता हो जाए, अगर 2 मोल है तो 22.4 इंटू 2, 5 मोल है तो 22.4 इंटू 5, वो तो बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। तो मोल पता लगाना बहुत आसान है। तो मोल पहले हम पता लगाएंगे इसका, और इसका मोल पता लगाने के लिए इस पूरे रिएक्शंस को समझना बेहद ज़रूरी है। कैसे करेंगे हम सवाल की शुरुआत जो है वो ये कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन कितना ग्राम है? 55 ग्राम मिल रहा है। N ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, ये दिस इज N ब्यूटेन। ये कितना ग्राम मिल रहा है भाई? 55 ग्राम। अच्छा ब्यूटेन समझते हैं ना आप लोग? ब्यूटेन ये C4H12 ना होगा जी, C4H10 नहीं, ठीक C4H10 N है, C4H10, दिस इज द ब्यूटेन। अच्छा ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो 12 चौका 48 प्लस 10 कितना? 58। जो मॉलिक्यूलर वेट है ब्यूटेन का वो 58 है। तो यहाँ से मोल निकाल लो, मोल ऑफ ब्यूटेन कितना हो जाएगा? 55 ग्राम दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 58, इसको काटो। 55 डिवाइडेड बाई 58 कितना आ रहा है? 55 डिवाइडेड बाई 58 0.9482 कितना आ रहा है? 0.9482। ये मोल आया किसका? ब्यूटेन का। अच्छा ये जो दिया हुआ वैल्यू है, दिया हुआ वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू तो इसका पता नहीं है। थ्योरेटिकल वैल्यू हाँ ये ज़रूर बोल सकते हैं आप कि 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड अगर यूज्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 मोल यूज्ड होगा, फिर से हम लिख रहे हैं रिएक्शन को, ये अगर 2 मोल यूज्ड होगा तो ये C4H10 कितना मोल बनेगा? 1 मोल। तो ये जो हम लिख रहे हैं स्टोइक्योमेट्रिक बेसिस पर, ये थ्योरेटिकल यील्ड हुआ, मतलब इसका थ्योरेटिकल यील्ड 1 मोल हुआ अगर इथाइल ब्रोमाइड 2 मोल है तब। लेकिन ये जो 55 ग्राम दिया है ये कौन सा वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट करके लाया हुआ वैल्यू है। सो दिस 55 ग्राम is actual value, actual yield, या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी आप इसको
बोल सकते हैं। तो ज़रा ये बता दो आप कि एक्चुअल यील्ड जो ब्यूटेन का है वो कितना है, 0.9482। तो इसका एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होगा? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड हम क्यों पता करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो हम लिखते हैं कि इसका 1 मोल बना तो इसका 2 मोल बना, इसका 4 मोल बना तो इसका 10 मोल बना, ये जो स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशंस हम लिखते हैं ये थ्योरेटिकल ही लिखा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं। तो थ्योरेटिकल तभी लिखा जाएगा जब इसका पता हो जाए, थ्योरेटिकली पता हो जाए कि इसका x मोल है तो इसका 2x मोल हो जाएगा, है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा बात है भाई। तो जो एक्चुअल यील्ड दे रखा है ब्यूटेन का 0.9482 मोल, उसको हम थ्योरेटिकल निकालना चाहते हैं। मतलब थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ब्यूटेन, ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ब्यूटेन ये निकालना चाहते हैं हम, बेसिकली ये निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई मेरे? तो ये निकलेगा इस तरीके से कि परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल यील्ड इंटू थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। परसेंटेज यील्ड कितना दिया है इस रिएक्शन का? 85%। एक्चुअल यील्ड दिया है 0.9482। थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पता, x मान लो, तो x यहाँ से क्या आ गया? x आ गया 0.9482 डिवाइडेड बाई 0.85। अब इसको काटो और देखो काट के कितना आ रहा है। 9482.9482 डिवाइडेड बाई 0.85, 1.115, 1.1155 ये x आ गया। मतलब इसी ब्यूटेन का जो थ्योरेटिकल मोल आना चाहिए वो कितना आ गया? 1.1155 मोल आ गया थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल आ गया तो हम थ्योरेटिकल हिसाब पर तो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। कैसे? तो हमको पता है कि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होगा। तो ये अगर थ्योरेटिकली ये आ गया 1.1155, थ्योरेटिकली ही लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 0.9482 इसमें 2 कर देते गुना, नहीं। थ्योरेटिकल यील्ड का ही स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड फर्स्ट। तो अब हमको पता चल गया कि 1 मोल ब्यूटेन के लिए 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड चाहिए। तो ब्यूटेन का थ्योरेटिकली 1.1155 मोल है, तो इसका थ्योरेटिकली कितना हो जाएगा? 2 × 1.1155। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो भाई। 2 × 1.1155 तो कितना आ जाएगा? 2.23। 2.23 मोल आया किसका? इथाइल ब्रोमाइड का थ्योरेटिकली। अब थ्योरेटिकली 2.23 मोल आ गया। अच्छा, अब ये मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरेटिकली इथाइल ब्रोमाइड थ्योरेटिकली कितना आया? 2.23 मोल। इथाइल ब्रोमाइड यहाँ से यहाँ चले आए इस रिएक्शन में, ब्रोमिनेशन में, तो ये आ गया थ्योरेटिकली हमको 2.23 मोल। अच्छा, इस थ्योरेटिकल का 90% ही ना कुछ मिलेगा यहाँ पर। थ्योरेटिकल का 90% ही हमको कुछ मिलेगा, है ना? तो थ्योरेटिकल का 90% मिलेगा, मतलब कैसे करेंगे अब हम? बोलो भाई। ये थ्योरेटिकल मिला कि एक्चुअल मिला, कैसे पता चलेगा हमको? देखो भाई, तो यहाँ से इथाइल ब्रोमाइड हमको मिल गया 2.23, मतलब 2.23 मोल इसका एक्चुअली में मिलेगा। ये एक्चुअल वैल्यू है, सॉरी, ये एक्चुअल वैल्यू है इथाइल ब्रोमाइड का। यहाँ पर तो बोले हैं ना थ्योरेटिकली हम, लेकिन बात तो इसी से हो रहा है ना। ये कह रहा है कि इसका 90% मिला, जो इथाइल ब्रोमाइड मिला
वो थ्योरेटिकल वैल्यू का 90% मिला। मतलब ये जो यहाँ मिला है इस रिएक्शन के लिए बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, कौन सा वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। तो इसका थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू मान लेते हैं x, तो x का 85% 2.23 मोल है। तो x कितना है जल्दी बता दो भाई, x है 2.23 बटा 0.85 कितना, 2.23 डिवाइडेड बाई 0.85 2.62 कितना है, 2.62 मोल थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया इसका। इसका थ्योरेटिकल वैल्यू 2.62 मोल आया, तो जाहिर सी बात है ये भी 2.62, क्योंकि रेशियो तो 1:1 का है। तो थ्योरेटिकल अगर ये 2.62 आया तो ये भी कितना आया, 2.62 मोल ही आया। और ये 2.62 मोल आया, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 इंटू 2.62, मल्टीप्लाई करो 2.62 इंटू 22.4 58 कितना आ जाएगा, 68 लीटर। दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम गलती हो गया ना, गलती हो गया ना भाई, गलती क्या हो गया, ये 90% है ना, तो 90% में ये 0.90 लेंगे ना, हम 0.90 लेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड तो 90% है। 2.30 में 2.23 में डिवाइड करना होगा 0.90 से, कितना आ गया, 2.477 2.477 मतलब 2.48 मोल, और 2.48 मोल में इतना से मल्टीप्लाई करिए, 2.48 में 22.4 से 22.4 इंटू 2.48 55.55, ये कितना हो गया, टू 2.48 से मल्टीप्लाई करिए, ये पता चल गया कि इथेन का इतना मोल है, मतलब 2.48 इंटू 22.4 मतलब 55.55 लीटर। ऐसा करके हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है, इस रिएक्शन में हमने ये किया कि इथाइल ब्रोमाइड मतलब पहले ब्यूटेन का निकाल लिया थ्योरेटिकल यील्ड, तो वो आया 1.15 और उसके हिसाब से ये उसका दोगुना हुआ मतलब 2.23, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड हुआ। लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन के लिए पहुंच जा रहे हैं तो ये जो 2.23 है वो पहुंच जा रहा है उसके एक्चुअल यील्ड में। तो थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड में कैसे कन्वर्ट कर दिए हम, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर दिए, इसको ज़रा समझिए। एक्चुअली में ये रिएक्शन का भी कुछ ना कुछ यील्ड है। तो जो आ रहा है इथाइल ब्रोमाइड, ये जो आया ये 90% है थ्योरेटिकल वैल्यू का। मतलब इस रिएक्शन के लिए ये जो 2.23 मोल आया है इथाइल ब्रोमाइड का, ये 100% यील्ड नहीं है कि इसको थ्योरेटिकल ही मान लेंगे हम। ये थ्योरेटिकल का 90% है, थ्योरेटिकल मान लो x, उसका 90% इस रिएक्शन के लिए 2.23 के बराबर है, 2.23 के लिए बराबर है। मतलब 2.23 यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू x है जो नहीं पता, उसका 90% 2.23 है, तो x का 90% 2.23 है, तो x निकल गया 2.48 मोल। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये जो 2.48 मोल आया इसका, वो हुआ इसका थ्योरेटिकल वैल्यू। और जब थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया तो थ्योरेटिकल से ही हम लिख सकते हैं स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, एक्चुअल से हम कभी नहीं लिख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल जब आ गया कि 2.48 मोल है तो 1:1 का रेशियो चल रहा है, तो ये भी हो जाएगा 2.48। हाँ, ये अगर 2 यहाँ लिखा रहता तो ये 2 गुना 2.48 हो जाता, 3 रहता तो 3 गुना 2.48। लेकिन जो भी ये स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशंस हम लिखते हैं ये किस आधार पर लिखते हैं, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के आधार पर ही। तो यहाँ ज़रूरी था पहले थ्योरेटिकल इसका निकालना। सीधे ये जो इथाइल ब्रोमाइड है 2.23 यहाँ लिख के इसका भी 2.23 नहीं कर सकते हैं हम।
हमको थ्योरेटिकल निकालना बेहद ज़रूरी है। थ्योरेटिकल के बिना हम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस नहीं लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, एक्चुअल के आधार पर नहीं लिखा जाता है। दैट्स वाई इस रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू इसका एक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज यील्ड है, तो थ्योरेटिकल x होगा, उसका 90% इतना आ रहा है इस रिएक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, और इसी के साथ ये जो परसेंटेज यील्ड का कहानी है ये समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब हम मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। नए एपिसोड कहने का मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट का बहुत कुछ तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत पार्ट कुछ होगा तो होगा, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करिए। याद रखिए मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री और परसेंटेज यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा सब बाकी सब तो मोह माया है, मेन चीज़ यही है। तो आगे बढ़ें, आज के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। गुड बाय।